बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ देहरादून से ये खबर जहां पर स्वास्थ्य विभाग को राहत मिली है। पीपीई किट बनाने का काम चल रहा है यहां पर, और किट में चश्मे हैं, फेस शील्ड है, मास्क है, ग्लव्स है, गाउन होते हैं। कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स इस किट का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश में पीपीई किट की अभी तक सप्लाई नहीं हो पा रही थी। 65 से ज्यादा फार्मा कंपनियां इस वक्त सैनिटाइजर बनाएंगी, ये फैसला भी लिया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो कमी सामने आ रही थी, पीपीई किट की कमी, सैनिटाइजर्स की कमी कई जगहों पर सामने आ रही थी, तो प्रदेश में अब इसका उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, ताकि डॉक्टर्स को बड़ी संख्या में ये किट उपलब्ध कराई जा सके। इस किट का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर्स को करना होता है। हॉस्पिटल में किसी भी इंफेक्शन से बचने के लिए इस किट का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये फैसला लिया गया, कब से उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी, किस तरह का इंतजाम? देखिए, मैंने कहा उत्पादन करीब करीब शुरू हो चुका है। जो पीपीई किट है, मैं दर्शकों के लिहाज से बता दूं कि इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, और ये वो डॉक्टर्स को पैरामेडिकल स्टाफ इसको पहनते हैं जो कोरोना से संक्रमित मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके कपड़े इस पूरी किट में होते हैं, जिसमें ग्लव्स है, चश्मे हैं, पूरा ओवरकोट होता है, फेस मास्क होता है जिसको शील्ड मास्क कहा जाता है। ये तमाम पूरे कपड़ों का सेट इसके अंदर होता है। अभी तक दिक्कत ये थी कि प्रदेश को इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। डीजी हेल्थ का यहाँ तक कहना था कि जो पीपीई किट है, अभी राज्य के पास केवल 3500 किट हैं, और अगर हमें सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करना पड़े तो ये बहुत कम मात्रा में पीपीई किट यहाँ पर बिल्कुल। और सेलाकुई में अगर उत्पादन, जैसा कि आपने कहा कि काम इस पर शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर अगर उत्पादन होता है, कोरोना खासकर इस खतरे के मद्देनजर बड़ी संख्या में, तो सप्लाई जो है वो कब से शुरू हो पाएगी, और एक दिन में कितना निर्माण यहाँ पर किस तरह का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, मैंने कहा जो अभी शुरुआती दौर में जो अंदाजा लगाया जा रहा है, करीब हफ्ते भर के भीतर यहाँ से सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो तमाम टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इनके लिए भी एक बड़ी राहत वाली ये बात है, क्योंकि कोरोना के चलते शटडाउन के कारण इनका जो उत्पादन था, जो उद्योग था, जो कामकाज था, वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। इसके अलावा 65 जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनको भी सैनिटाइजर बनाने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। शटडाउन के चलते तमाम उद्योग धंधे जो बंद तो उम्मीद की जा रही है कि जब इन कंपनीज में काम शुरू हो जाएगा, उत्पादन तेज हो जाएगा, तो जो कमी जगह जगह महसूस की जा रही है, उस कमी की आपूर्ति हो जाएगी, वो कमी खत्म हो जाएगी सैनिटाइजर की, और पीपीई किट की भी जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर एक और, जहां जमातियों ने हड़कंप मचा दिया है। उत्तराखंड से 3 महीने में 600 जमाती गए थे बाहर। निजामुद्दीन मरकज में ही 120 लोग शामिल हुए थे। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली, टिहरी, पौड़ी, देहरादून से ये तमाम लोग गए थे, जो कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जिसके बाद कई लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, ऐसे लोगों की जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र, ये जो तमाम लोग हैं, पिछले 3 महीने में 600 जमाती गए थे, क्या सभी खतरे में होंगे, या खतरा उन लोगों को ही ज्यादा है जो पिछले दिनों, पिछले 1-2 महीने में जो कार्यक्रम में हिस्सा जिन्होंने लिया था? मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा करप्शन करा दूं, क्योंकि ये अभी हम डाटा दिखा रहे हैं, ये मात्र देहरादून का है। ये करीब 3 महीने में सिर्फ देहरादून जिले के ही 600 जमाती हैं, और दिल्ली निजामुद्दीन में 120 जमाती जो शामिल हुए थे, क्योंकि दिल्ली निजामुद्दीन में लगातार जो कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, उसमें से करीब 100 जमाती, जो कि पिछले 3 महीने में 100 जमाती ऐसे हैं जो देहरादून वापस से आ चुके हैं। मैंने कहा ये जो डेटा है हमारे पास है, ये मात्र देहरादून जिले का है। अन्य जो जिले हैं उनका भी डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी एक जी बिल्कुल, बहुत डराने वाले ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़ा इसलिए और ज्यादा परेशान करता है क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं, देहरादून में ही अकेले 600 लोग आप बता रहे हैं, इन्होंने कई और लोगों से अब तक मुलाकात की होगी। इनमें कोरोना संक्रमण है या नहीं, मेडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं, ये बड़ा सवाल। और उसके बाद इन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कहीं वो भी तो संक्रमित नहीं हो गए। तो बहुत बड़ा खतरा है, और अभी भी बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं है इस खतरे को, और उनकी ये लापरवाही उनके घर परिवार पर
तो आफत बनेगी ही। पूरे देश के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा ये खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त आपको रोकूंगी, धन्यवाद। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी, शासन के सामने भी, इन लोगों की तलाश और फिर इनका मेडिकल टेस्ट किया जाना और इन लोगों से जितने और लोगों ने मुलाकात की है उन सब की लिस्ट तैयार करके उनका मेडिकल टेस्ट होना, एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर शासन प्रशासन के सामने है। नैनीताल की बात कर लेते हैं। क्वारंटीन किए गए 67 लोग, जमात में शामिल लोगों को किया गया है क्वारंटीन। जमात और जमात के संपर्क में थे ये 34 लोग, जमात के में दूसरे राज्यों से आए थे 33, इन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। तो लगभग हर जिले से इस तरह की तस्वीर अब सामने आ रही है। अकेले देहरादून में हमने बताया कि 600 लोग पिछले 3 महीने में अलग अलग जगहों पर जमात में शामिल हुए थे, जमात के सदस्य हैं जो कि कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। 120 लोग तो दिल्ली वाले निजामुद्दीन वाले प्रोग्राम का हिस्सा थे। तो नैनीताल की अगर बात करें तो यहां भी 60 से ज्यादा लोग हैं, अब इन्हें क्वारंटीन किया गया है। 34 लोग वो हैं जो 33 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन यहां नैनीताल में पाए गए, इन्हें भी क्वारंटीन किया गया है ताकि कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़े नहीं, और इनका मेडिकल टेस्ट भी लिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात में कोरोना का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड से भी इस जमात में कई लोग शामिल हुए। हरिद्वार से 11 लोग, देहरादून से 120 लोग, वहीं उत्तरकाशी के भी कई लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। फिलहाल ये सभी कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो दिल्ली में ही मौजूद हैं। लॉकडाउन की वजह से ये दिल्ली से लौट नहीं पाए, हालांकि कुछ लोग अपने अपने जिलों में लौट भी आए हैं। इससे पहले जमात में गए उत्तराखंड के 40 लोगों को क्वारंटीन किया गया था अलग। आपको बता दें, दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई जमात में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के लोग थे और वहीं विदेशों से भी लोग यहां पर आए थे। संक्रमण की वजह से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने राज्यों को लौट गए हैं, जिलों को लौट गए हैं और उनमें भी कोरोना का संक्रमण है। बरेली में एक शख्स जो कि दिल्ली के जमात से गया था, वो खुद तो कोरोना पॉजिटिव था ही, उसने अपने परिवार के 6 और लोगों को भी संक्रमित किया। 441 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। दिल्ली के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। जो निजामुद्दीन वाला केस है, वहां पर उत्तराखंड के 26 लोग थे और वो वापस नहीं आए, वो तो वहीं के वहीं हैं। किंतु जो अन्य जो जमातें हैं जो आ जा रही हैं, जाती जाती रहती हैं, उसके ऊपर अब हमने थोड़ा सा उसका भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आखिरी बार कौन लोग जो बाहर से आए और कौन लोग हमारे जो गए थे वो लौटे हैं। एसएचओ कोटद्वार मनोज रतूड़ी ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर लोगों से आज 1 अप्रैल में किसी तरह की झूठी जानकारी मजाक में भी शेयर न करने की अपील की है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित कोई भी झूठी जानकारी सामाजिक तनाव की स्थिति को पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलत सूचना पोस्ट करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यही आदेश दिया कि जो लोग झूठी खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जो जमात और इस समय देश की जो स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, और ये जो जमात और मरकज के माध्यम से जो कोरोना वायरस के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया में या फेसबुक में ऐसी कोई भ्रांति या कोई ऐसा समाचार न डालें जिसके कारण सामाजिक विद्वेष पैदा हो या किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी फैले और बाद में आप लोग कहेंगे साहब हमने तो अप्रैल फूल मनाया था। तो इस प्रकार की कोई भी सूचना न डालें। इधर ऋषिकेश एम्स में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। एम्स में 26 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 19 सैंपल की जांच नेगेटिव आई है, जबकि 7 अप्रैल की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं हल्द्वानी लैब से आई सभी 44 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव हैं। राज्य में 201 नए डॉक्टर्स को अस्पतालों में ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं। इधर आज सुबह दिल्ली से रूस के 52 सैलानियों को विशेष विमान से अपने देश भेज दिया गया। ये सभी सैलानी ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में रह रहे थे। ये सभी अपने देश जाने के लिए परेशान थे और विदेश मंत्रालय से मंजूरी के बाद पुलिस ने इनकी वापसी की व्यवस्था की। इससे पहले परमिशन नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने इन्हें रोक रखा था और उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया गया था।
और लॉकडाउन के बाद बाहरी राज्यों के करीब 43,000 लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। ये सभी अपने घरों को तो निकले थे, लेकिन ना तो घर पहुंच पाए और ना ही वापस उस जगह पर लौट पाए जहां पर ये काम कर रहे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा 24,000 लोग देहरादून जिले के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इन सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा दावा है। अन्य जिलों में पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर करीब 4,500 लोग फंसे हुए हैं। टिहरी में 4,000, चमोली में ऐसे 34 लोग फंसे हुए हैं, 3400 लोग जो कि दूसरे राज्यों के हैं। चंपावत में करीब 2700, हरिद्वार में 1,500 से ज्यादा लोग, खासकर ये मजदूर तबके के लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में काम कर रहे थे। कोई खेती के काम से जुड़ा था तो कोई रिक्शा चलाता था, कोई ऑटो चलाता था, लेकिन अब ये अपने घर को लौटे हैं जब इनके पास काम नहीं था। और उत्तराखंड में जो भी मजदूर फंसे हैं अब उन्हें लॉकडाउन तक यहीं पर रहना होगा। पुलिस ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि पुलिस सभी के लिए व्यवस्था कर रही है और लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर राशन के पैकेट्स भी बांटे जा रहे हैं। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो जहां पर है वो वहीं रहेगा और कोई इमरजेंसी वाली बात है तो उसमें जरूर हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी परिस्थितियां हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन फॉलो हो रहा है। और इधर लॉकडाउन के बाद प्रशासन के लिए नेपाली मजदूर भी चुनौती बन गए हैं। खासकर पिथौरागढ़ की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो नेपाल से सटे इलाकों में लगातार नेपाली मजदूरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन नेपाल सरकार गेट नहीं खोल रही है, नेपाल सरकार पुल नहीं खोल रही है। और अब यहां पर स्थिति यह हो गई है कि बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। प्रशासन के लिए अब यह परेशानी का सबब बन रहे हैं क्योंकि तमाम जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक पर्व है विस्पति पर्व जो कि 12 अप्रैल को होता है, नेपाल में मनाया जाता है और इस पर्व में हर नेपाली नागरिक का अपने घर पर रहना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग जो नेपाल के लोग यहां पर फंसे हुए हैं वो अपने घरों को लौटने के लिए और ज्यादा बेचैन हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय के साथ ही धारचूला और झोलाघाट जैसे बॉर्डर इलाके नेपाली मजदूरों से पट गए हैं। हालत यह है कि हजारों की संख्या में उत्तराखंड के कोने कोने से नेपाली नागरिक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार अपने नागरिकों के लिए पुल खोल ही नहीं रही है। नेपाल की इस बेरुखी से भारतीय प्रशासन के लिए खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। कभी नेपाली नागरिक बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ इस कदर बेचैन हो गए हैं कि वो काली नदी में छलांग लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और यहाँ ना खाना पीने का व्यवस्था है ना रहने का है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, भीड़ भाड़ ज़्यादा है और बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा गंदगी है, वैसे भूखे नांगे पीके वैसे बैठे हैं। नेपाल सरकार से इतना अनुरोध कर रहा मैं, जैसे भी हमारा आदमी धारचूला में जितना भी फंसे उनको लिए गेट खुला दो, लेकिन जितना भी आदमी अपने घर में जाएंगे क्या यथार्थ होटल में कहीं भी बैठ सकते। 14 अप्रैल को नेपालियों का सबसे बड़ा विस्पति पर्व भी होना है और मान्यता है कि जो कोई नेपाली इस पर्व के दिन अपने घर नहीं पहुंचता उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। इस पर्व के चलते भी नेपाली नागरिक हर कीमत पर अपने वतन लौटना चाह रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार ने पुल खोलने के बजाय लॉकडाउन को 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उस दौरान जो है हमने नेपाल के उच्च अधिकारी से भी वार्ता किया है। नेपाल के उच्च अधिकारी भी जो है अभी अपना गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी अपना जो लॉकडाउन का अवधि है उसको भी 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और इस संदर्भ में एसएसबी से भी वार्ता किया गया। वो भी अपने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना गेट खोलने को राजी नहीं है। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ में बिहार और यूपी के हजारों मजदूर पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में आए दिन बढ़ रही नेपाली मजदूरों की संख्या कई समस्याओं को भी न्योता दे रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि नेपाल प्रशासन न तो अपने लोगों की सांस्कृतिक विरासत की परवाह कर रहा है और न ही उनकी जान की। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और कोरोना अब लोगों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है। कई लोगों को बिना सर्दी जुकाम के लक्षणों के बाद भी कोरोना होने का डर सताने लगा है और इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनिए जरा। कोरोना लॉकडाउन के कारण सड़क पर पुलिस का पहरा और बाजारों मोहल्लों में पसरे सन्नाटे से हर कोई परेशान है।
मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक हर तरफ कोरोना से हो रही मौत और बीमारी की बातें हो रही हैं। लिहाजा घर में बैठा अच्छा खासा इंसान भी कोरोना फोबिया का शिकार होने लगा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के साइड इफेक्ट लोगों के अंदर दिखने लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से उलझन होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, एक असंगत भय जिसको हम लोग फोबिया कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है उसके बाद भी मन में एक डर बना रहना कि कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी, और बीमारी के अलावा कई दूसरी चीज़, कहीं मेरे परिवार को किसी को तो नहीं हो जाएगी, या आगे मेरा भविष्य क्या होगा। अब चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप से हो, मैं किस तरह की परेशानियों में और घिर सकता हूँ। तो इस तरह की दिक्कतों का व्यक्ति सामना कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों का भी मानना है कि हर समय उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा है और ये डर उन पर अब हावी होने लगा है। डर तो लगा ही है, सबको लगा है। थोड़ा भी खांसी हो रही है तो लोग वैसे घबरा जा रहे हैं, तो वो बात है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम लग जाए तो उसमें ऐसे लगता है कि कहीं हमें कोरोना के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, तो इससे अब डॉक्टर को चेकअप कराने की आवश्यकता लग रही है ऐसे। जी डर लग रहा है। जी डर लग रहा है। कोरोना ने इंसानों की सामाजिकता पर ब्रेक लगा दिया है। वायरस के खौफ से लोगों ने एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दिया है और यही डर अब कोरोना फोबिया के रूप में सामने आ रहा है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18। तो डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। हालांकि ये भी कहते हैं कि ज्यादा सतर्क होना भी ठीक होता है ऐसे वक्त में। इधर योग गुरु रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के जरिए कोरोना से राहत के लिए 26.5 करोड़ की मदद दी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जब भी देश सेवा की बात आती है तो रामदेव जी हमेशा आगे रहते हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने कल 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए थे। साथ ही पतंजलि के कर्मचारियों ने भी 1.5 करोड़ रुपए की मदद दी है। उधर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी मदद दी है। अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, साथ ही 1 महीने का वेतन भी दान दिया है। पीएम राहत कोष में उन्होंने जमा कराया है। इस राहत धनराशि का इस्तेमाल उत्तराखंड के सभी जिलों में हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ी मदद दी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी 5 महीने की सैलरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीत रावत ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है। तो मुख्यमंत्री की बेटियों ने भी मदद की है। सीएम की बेटियों ने 52,000 रुपए का चेक दिया है। सीएम की ओर से कोरोना के खिलाफ ये बड़ी मदद। लॉकडाउन के कारण इन दिनों सड़कें सुनसान पड़ी हैं, जिसकी वजह से वन्य जीव भी सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। रामनगर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर सड़क पर हाथियों का झुंड निकल पड़ा। तो जंगल से निकलकर शहर की ओर जंगली जानवरों के आने की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। ये हाथियों का झुंड है जो कि जंगल से बाहर निकला है। खेत से होते हुए सड़कों पर यह झुंड आ गया। कोरोना वायरस के खौफ के चलते लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि रामनगर और उसके आसपास जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके आसपास के जंगलों के जो वाइल्ड लाइफ है वो निकल के बाहर आ रही है। वो सुनसान सड़कों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ किस तरह से बाहर आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक हाथियों का झुंड यहाँ पर विचरण कर रहा है, जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के हाथी हैं। और अमूमन जब कॉर्बेट पार्क खुला रहता था तो कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास के जंगलों में पर्यटकों के कई सारे वाहन घूमते थे या स्थानीय लोगों के जो वाहन भी चलते थे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब होता था। लेकिन अब इस वक्त की जो स्थिति है वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ बाहर आ रही है जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। तो इंसान घरों में कैद हैं और जंगली जानवर, आवारा पशु सड़कों पर। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।